तो दोस्तों आज हम जानेंगे बांग्लादेश बैंक रॉबरी के बारे में। ये 7 फरवरी 2016 को घटित हुई। इसमें हैकर्स के द्वारा 35 फ्रॉडेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए बांग्लादेश बैंक को, रिजर्व बैंक ऑफ बांग्लादेश को, पर लेकिन उसमें उनके 5 ही को स्वीकृति मिली, 30 ऐसे ही व्यर्थ हो गए। यानी वे 5 ही ट्रांजैक्शंस ले पाए, 30 ऐसे ही वेस्ट हो गए क्योंकि वो सस्पिशियस थे। उनके द्वारा कुछ ऐसी गलतियां कर दी गई जिनके कारण वे अपने सारे के सारे ट्रांजैक्शंस में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये बहुत ही बड़ी रॉबरी थी। इसका अमाउंट था 1 बिलियन यूनाइटेड स्टेट डॉलर। ये दोस्तों बहुत ही बड़ी अमाउंट हो जाती है। तो इसमें 2 देशों के नाम आए थे, श्रीलंका और फिलीपींस। यानी कि इन 2 कंपनीज के द्वारा ट्रांजैक्शन की गई थी, जिनमें एक कंपनी श्रीलंका की थी और एक एनजीओ या फिर कह लो कंपनी फिलीपींस की थी। हम जानते ही हैं जैसे कि सभी बैंक्स का अपना एक अकाउंट होता है, मेनली न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के साथ। ऐसे ही सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश का भी एक स्विफ्ट के माध्यम से उसके साथ एक अकाउंट था, जिस पर वो अपनी फॉरेन करेंसी रिजर्व आदि मेंटेन करता था। स्विफ्ट की फुल फॉर्म होती है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक टेलीकॉम सर्टेन नेटवर्क। ये बेसिकली यूज किया जाता है बैंक्स के द्वारा आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, जो कि हेड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से कनेक्टेड होता है। तो अगर किसी भी हैकर को किसी भी बैंक आदि का स्विफ्ट कोड या फिर इससे रिलेटेड कोई भी संवेदनशील जानकारी प्राप्त हो जाए तो उसे हैक करना उस हैकर के लिए वह बहुत ही आसान हो जाता है हैक करना उस बैंक को। तो 2016 में बांग्लादेश के बैंक में रॉबरी कोई पहली बार नहीं हुई। इससे पहले 2013 में सोनाली बैंक ऑफ बांग्लादेश से भी $250 मिलियन की रॉबरी भी हो चुकी है। इन दोनों ही केसों में जो हैकर्स थे या फिर हम कह सकते हैं जो प्रोपराइटर्स थे, उन्होंने सस्पेक्ट किया और उन्होंने इनसाइडर्स को टारगेट किया, जैसे कि जो छोटे वर्कर्स जिन्हें नहीं पता कि सस्पिशियस ईमेल आदि को खोलने से उनके पूरे बैंकिंग सिस्टम में सेंध लगाई जा सकती है। तो इन दोनों ही में स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क के माध्यम से रॉबरी की गई। ये रॉबरी 4-5 फरवरी के बीच में की गई, क्योंकि बांग्लादेश में फ्राइडे और सैटरडे को वीकेंड होता है और न्यूयॉर्क में सैटरडे और संडे को। इस कारण से हैकर्स को पूरा पर्याप्त समय मिल गया था अपनी रॉबरी को अंजाम देने के लिए, क्योंकि पहले 2 दिन बांग्लादेश के जो बैंक के अधिकारी थे वे अपने वीकेंड पर छुट्टियां मना रहे थे और अगले 2 दिन न्यूयॉर्क के बैंक वाले, जिससे कि उन्हें पर्याप्त समय मिल गया बैंक्स को हैक करने के लिए। तो उन्होंने 30 ट्रांजैक्शंस बनाई, पर लेकिन उन्हें 5 ही ट्रांजैक्शन ग्रांट की गई, क्योंकि जो मनी लॉन्ड्रिंग हैकर्स थे उन्होंने कई गलतियां कर दी थी। जैसे कि उन्होंने फाउंडेशन की स्पेलिंग में फंडेशन कर दिया और दूसरा उनका पकड़े जाने का सबसे बड़ा रीजन था पैन एशिया बैंक, जो कि न्यूयॉर्क बैंक और बांग्लादेश बैंक के बीच की एक कड़ी थी ट्रांजैक्शन की। तो उन्होंने देखा कि श्रीलंका जैसे एक देश को इतनी ज़्यादा बड़ी रकम कैसे ट्रांसफ़र की जा रही है। ये मनी लॉन्ड्रिंग ड्राइडेक्स नाम के मालवेयर के द्वारा की गई थी। इसमें FBI ने अपनी एक थ्योरी प्रस्तुत करते हुए कहा है कि इसमें नॉर्थ कोरिया का भी एक बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के तौर तरीके हैकिंग के या फिर कुछ उनके फुटप्रिंट्स ऐसे ही हैं। FBI ने पाया क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने 2014 में एक ऐसी ही हैकिंग की करामात को अंजाम दिया था और यह हैकिंग और बांग्लादेश के बैंक की हैकिंग में बहुत ही ज़्यादा रिसेम्बलेंस थी। इस हैकिंग में 2 आदमियों के नाम आए थे, डिंग और गाओ, जो कि मकाओ चले गए थे। लाजरस ग्रुप एक नॉर्थ कोरिया ग्रुप है जो कि सरकार के द्वारा चलित है और बड़ी हैकिंग्स को अंजाम देता है, क्योंकि इसे पीछे से सरकार का सपोर्ट है। अंत में एक्सपर्ट्स ने बताया कि इन हैकिंग्स में सॉफ्टवेयर की ज़्यादातर कोई दिक्कत नहीं होती, बैंक्स के सिस्टम के कंट्रोल में ही कॉम्प्रोमाइज़ होता है, क्योंकि बैंकों के सॉफ्टवेयर से अपडेट नहीं होते, उनके सिस्टम अपडेट नहीं होते, वे जियो की तो ऐसे चलते रहते हैं। जैसे कि आपने हमारे इंडिया में भी देखा हो कि अभी तक उनमें पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स विंडो XP जैसे हैं,
उनके सिक्योरिटी सिस्टम्स अपडेट नहीं हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर